Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing our RBSc question bank. So बच्चों 1 to 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 to 100 1 लाइन वाले क्वेश्चन ये हमने कर लिए हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी. सो पार्ट बी में बच्चों जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क के क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी 2 फैक्टर्स अफेक्ट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं आप, है ना, ऐसा कंपाउंड जिसका एक्वस सॉल्यूशन अगर बना दिया या मोल्टन स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. अब इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर रहा है, अब उस पर इलेक्ट्रिसिटी पे या उसकी कंडक्टेंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने हैं वो आपको बताने. अब बच्चों इसमें सिर्फ नाम लिखने हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है. तो देखो मान लो मैंने क्या ना NaCl डिजोल्व कर लिया, तो बच्चों Na और Cl भी तो आपस में अट्रैक्ट होते हैं. Na प्लस है, Cl माइनस है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स में. तो इन आयंस के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना इनका डिजोल्व होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना. तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बच्चों एक ऐसा फैक्टर है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है. तो हम कहेंगे भाई पहला जो फैक्टर है दैट इज इंटर आयोनिक अट्रैक्शन. सेकेंड तो बच्चों टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है ना. टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हो तो डिसोल्यूशन बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, आयंस बढ़ जाता है, कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाती है. थर्ड फैक्टर तो बच्चों विस्कोसिटी भी लिख सकते हैं, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो थर्ड फैक्टर मैंने लिख दिया विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन. और फोर्थ पॉइंट तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा मिलाओगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा रखोगे, है ना, तो हम देखेंगे भाई कितने ज़्यादा आयन से उसके अकॉर्डिंग कंडक्टेंस अफेक्ट हो जाएगी. तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक फैक्टर है. तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख देते हो, ये भी एक फैक्टर है जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन एक्सप्लेन. तो बच्चों कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है, यानी कोरोजन के दौरान इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है. तो देखो पहले तो जो ये पूछ रहा है उसी को मैं लिख दूं कि भाई ड्यूरिंग कोरोजन अगर होता है बच्चों तो ड्यूरिंग कोरोजन क्या होगा, तो ड्यूरिंग कोरोजन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टेक्स प्लेस, है ना, सेल बनता है. इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन है. तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टेक्स प्लेस. तो बच्चों अगर सेल हुआ तो हम कहेंगे कि सेल हुआ तो एनोड भी लाओ, कैथोड भी लाओ, इलेक्ट्रोलाइट भी लाओ. तो हम कहेंगे बिल्कुल, है ना. यहाँ पे क्या होगा, तो हम कहेंगे वेयर मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, वेयर मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड by losing electrons. Metal is oxidized by losing electron. क्या लिख दिया मैंने, oxidized. Metal is oxidized by losing electrons. ठीक है, तो भाई मेटल तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, है ना, और मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो मेटल का क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, है ना. और मेटल जो है वो बनाएगा ऑक्साइड, इट फॉर्म्स ऑक्साइड. तो बच्चों ऑक्सीडेशन तो हो गया, प्योर मेटल वाली सरफेस एनोड की तरह बिहेव होगी. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बच्चों, दीज इलेक्ट्रॉन मूव टू अनदर पोजीशन ऑफ मेटल, अनदर पोजीशन ऑफ मेटल. ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और पोजीशन पे चले जाते हैं. ठीक है, एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो हम कहेंगे देखो भाई ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब एक सेल फॉर्मेशन हो रहा है. सो दैट दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6 एट 300 केल्विन.
अब बच्चों इस साल वेंट ऑफ फैक्टर डिलीटेड है, बट क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रखा है, K4FeCN6। अब बच्चों ये स्प्लिट होगा तो मैं कहूँगी भाई पोटेशियम तो हो गए 4 और एक आयन बनेगा FeCN6-4। ठीक है, अब बच्चों डिसॉल्व तो हमने किया 1 मोल, है ना भाई, मैंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड कितना डिसॉल्व किया 1 मोल। लेकिन डिसॉल्व होने के बाद तुमने क्या देखा, 4 तो पोटेशियम हो गए और फेरोसाइनाइड 1, टोटल आयन कितने हो गए 5। तो 1 मोल घोला लेकिन वो टूट गया ना, डिसोसिएशन हो गया, तो हम कहेंगे भाई ऑब्जर्व्ड मोल जो हो गए वो हो गए 5। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड मोल बच्चों ये है 5 और थियोरेटिकल मोल हमने कितना घोला, तो हम कहेंगे भाई थियोरेटिकल मोल जो हमने डिसॉल्व किया तो थियोरेटिकल मोल है 1। नाउ वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं बच्चों, आई होता है ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड मोल तो हो गए 5 और थियोरेटिकल हमने जो डिसॉल्व किया दैट इज 1, तो 5/1 यानी कि 5। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तो हमें सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। तो बच्चों पाई इक्वल्स टू CRT, है ना, लेकिन ये तो तब होता है कि तुम 1 मोल घोलो पानी में जाके 1 मोल रहे, ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन, तो हम कहते नहीं वो तो टूट गया, 1 का 5 हो गया तो 5 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ICRT वेंट ऑफ फैक्टर है I। नाउ स्टूडेंट्स I की वैल्यू तो मैं कहूँगी ये तो है 5। कंसंट्रेशन देखो क्वेश्चन में कंसंट्रेशन कितना है, अच्छा एग्जाम में लिखते टाइम बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में पहले हम लिखेंगे गिवन, कंसंट्रेशन है 0.05 मोल पर लीटर। R गैस कांस्टेंट है। अब मुझे प्रेशर की यूनिट ATM में चाहिए, तो गैस कांस्टेंट हालांकि एग्जाम में गिवन होगा बच्चों, ATM इंटू लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर है 300 केल्विन। बस वैल्यू पुट रख करो और सॉल्व कर दो। कंसंट्रेशन में रख लेती हूँ 0.05, R की वैल्यू हो गई बच्चों 0.0821 और टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। अब सॉल्व करके आंसर निकालो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये और उड़ा दो तो ये 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो तो भाई 5 5 का कितना हो गया, तो हम कहेंगे 25 को मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 821 से, तो बच्चों ये आएगा 20525 और फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, तो हम देख रहे हैं 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 61575, तो 61575। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 6.15 ATM के अराउंड आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे फाइंड करोगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, कंडक्टेंस ऑफ 0.10 mKCl सॉल्यूशन। तो मैं गिवन डेटा लिख देती हूँ भाई क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला है कंडक्टेंस, ठीक है, तो बच्चों कंडक्टेंस हो गया G, तो कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन, सॉरी पहला कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में लिख देती हूँ 0.1 m। नाउ कंडक्टेंस नहीं है, यूनिट देखो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो बच्चों साइमन सेंटीमीटर इनवर्स जो यूनिट है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, तो हम कहेंगे भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिनोटेड बाय कापा, तो कापा है 0.0129 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन है 0.1 m। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है यानी कि लैम्डा m। आप फॉर्मूला लगाओ, तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा m इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन c।
अभी 1000 क्यों लिखा? क्योंकि कापा जो है वो तुम्हें लेना है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और सी लेना है मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो 1000 इसलिए मैंने सेट करके पहले से ही लिख दिया। तो अब हमारा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा, तो कापा रखना है आपको 0.0129, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000। और कंसंट्रेशन कितना है भाई? तो कंसंट्रेशन है 0.1, ठीक है, 0.1 उड़ा दो तो 10⁴ हो गया। और ये भी कितना हो गया? तो भाई ये भी तो 1 2 3 4 हो गया। तो ये डेटा कैंसिल, तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना? 129। अब मोलर कंडक्टेंस की यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा एम की वैल्यू हो गई 129 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सो नेक्स्ट है बच्चों, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बताओ, तो थोड़े अच्छे नंबर के लिए आपको क्या करना है, एक तरफ तो आप लिख देना भाई शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, तो एक तरफ तो लिख दिया मैंने शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरी तरफ लिख देना फ्रेंकल डिफेक्ट, है ना। इस तरह से अगर आप लिखते तो आपको मार्क्स थोड़े अच्छे मिलने के चांसेस रहते। अब शॉर्टकी और फ्रेंकल, तो शॉर्टकी तुम्हें पता है कि जब क्रिस्टल लैटिस में से कैटायन एनायन दोनों मिसिंग होते हैं तो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। और सिर्फ कैटायन वो भी अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिसेस में चला जाता है तब फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। तो पहला तो डेफिनेशन वाला डिफरेंस लिख दो, तो यहां क्या लिखना है, इन दिस डिफेक्ट बोथ कैटायन एंड एनायन, both cation and anion are missing from lattice site, ठीक है भाई। तो इसमें कैटायन एनायन दोनों ही गायब हैं, कहां से? लेटिस साइट्स। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा? तो आपको लिखना है इन दिस डिफेक्ट स्मॉलर आयन, ठीक है। अब स्मॉलर आयन बच्चों जनरली कैटायन होता है, स्मॉलर आयन तो हम लिखेंगे जनरली कैटायन, मूव टू इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो भाई शॉर्टकी में प्लस माइनस दोनों क्रिस्टल से क्या हो गए, गायब हो गए। फ्रेंकल में कैटायन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में सेट हो गया, तो फ्रेंकल। अब बच्चों कैटायन एनायन दोनों चले गए तो मास कम हो गया। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई लैटिस में जितनी जगह तो थी वो है ही, लेकिन कुछ आयंस मिसिंग है तो मास कम हो गया तो डेंसिटी कम। तो आपको क्या लिखना है, इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, तो क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब फ्रेंकल में क्या होगा, तो बच्चों एक एटम आयन अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे बैठा है तो मास में तो कोई फर्क नहीं आया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, तो यहां आपको लिखना है नो चेंज इन डेंसिटी, ठीक है। कंप्लीट लिखना है आपको, ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब देखो सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या होता है, तो हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस यानी ऐसा लैटिस जिसमें 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक लैटिस, देयर आर 8 पार्टिकल्स एट 8 कॉर्नर्स, ठीक है। कैलकुलेट करनी है बच्चों, बतानी नहीं है, पूरा कैलकुलेट करके आंसर देना है, ठीक है। अब होगा क्या, तो जब भी आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी हो तो पहले आप लिख दो एज लेंथ, कितनी मान लें, तो हम लिख देंगे 8। नाउ लेट द एज लेंथ ऑफ द क्यूब वो मैंने मान लिया कितना, स्मॉल। अब बच्चों ये जो एज लेंथ है, यहां 2 पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल एक्चुअली एक दूसरे को टच करते है ना, तो ये एज लेंथ तो है ए
और इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r। तो आपको क्या लिखना है, वी नो दैट a कितना हो जाएगा, तो बच्चों हम कहेंगे a इक्वल्स टू 2r। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, तो हम कहेंगे क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, 2r। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ। तो भाई क्यूब का वॉल्यूम a इक्वल्स टू 2r, तो 2r का क्यूब कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8r क्यूब। दिस इज इक्वेशन 3। कोई डाउट नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया 8r क्यूब। अब बच्चों ये तो हो गया पूरा क्यूब का वॉल्यूम कितना है। अब क्यूब में पार्टिकल्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 8 कॉर्नर पे 8, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर का 1/8। मतलब एक सिंपल यूनिट सेल बनाने के लिए एक पार्टिकल काफ़ी है। तो एक पार्टिकल मतलब एक स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम तो हम कहेंगे सिंस SCC मेड अप ऑफ वन स्फेयर, मेड अप ऑफ वन स्फेयर या वन पार्टिकल, सो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल कितना होगा। तो बस अब आप बता दो कि भाई एक पार्टिकल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो बच्चों एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो हम कहेंगे एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज इक्वेशन 3। अब आपको निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी, तो बस पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख दो। भाई पैकिंग एफिशिएंसी क्या लिखोगे, तो हम कहेंगे कि भाई क्यूब में पार्टिकल कितने हैं, एक ही है, तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम अपॉन क्यूब का वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, तो बच्चों क्यूब एक ही पार्टिकल से बना है, तो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन क्यूब का वॉल्यूम कितना है 8r क्यूब, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, फाइनल आंसर विल बी 52.4%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है 52.4%। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए चाहे SCC, FCC, BCC, तो आपको सबसे पहले क्यूब का वॉल्यूम निकालना, फिर क्यूब में कितने पार्टिकल्स है उसका वॉल्यूम निकालना, फिर क्या करना है, तो पार्टिकल्स का वॉल्यूम अपॉन क्यूब का वॉल्यूम इनटू 100, बस, और फाइनल आंसर आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ये है, आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों बताने। तो चलो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स है CO CN होल, थ्राइस नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होल 6 होना चाहिए, होल 6, और चार्ज है +3। नाउ लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट हो जाएगा X, एक साइनाइड -1, 6 साइनाइड है, 6 से मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज है +3। तो बच्चों X कितना हो जाएगा, तो X आपका यहाँ आ रहा है 9, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं पेपर में चेक कर लेती हूँ। यहाँ -3 होना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, दिस इज -3। तो अगर ये -3 है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा +3। ठीक है, यहाँ आप चेंज करेंगे, इट विल बी -3। नाउ स्टूडेंट्स x - 6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 + 6 यानी कि x इक्वल्स टू 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लिख देंगे कितना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो मेटल तो है कोबाल्ट और लिगेंड कौन है, साइनाइड। तो कितने बॉन्ड बनाएगा, तो बच्चों साइनाइड मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो 6 साइनाइड कितने बॉन्ड बनाएंगे, तो हम कहेंगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। सिमिलरली पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो बच्चों एक पोटेशियम का चार्ज 1, 4 पोटेशियम है तो 4, Fe को X मान लेते हैं, साइनाइड -1
है ना, साइनाइड का चार्ज -1 होता है, 6 साइनाइड है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो इक्वल्स टू 0, सो हियर x विल बी +2, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर x यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ गया कितना, +2। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बच्चों एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 साइनाइड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में A और B को आइडेंटिफाई करना है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे है बच्चों आपके पास NaNO2, ठीक है, HCl, और इसको हीट करना है और जो A बना उसका रिडक्शन करना है SN प्लस HCl। नाउ स्टूडेंट्स बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऑलरेडी आपके पास है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हीट करना है NaNO2 के साथ, तो होगा क्या, तो हम कह देंगे कि देखो यहां से तो गया NaCl, है ना, हीट करते ही क्या होगा, तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और NO2 आ जाएगा बेंजीन पे, तो A विल बी नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो हम कह देंगे जो A बनेगा दैट विल बी नाइट्रोबेंजीन, ओके। तो यहाँ मैंने लिख दिया A। नाउ नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर लो, तो बच्चों नाइट्रो ग्रुप तुम्हारे पास ये है NO2, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, है ना, एसिडिक मीडियम है, कंप्लीट रिडक्शन होगा, तो देखो ये 2H तो वाटर निकल जाएगा, फिर 2H फिर वाटर निकल जाएगा, फिर दे दो 2H तो ये N रिड्यूस हो जाएगा NH2। तो अब A का रिडक्शन करना है SN HCl से, तो नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस्ड हो जाएगा NH2 यानी कि एनिलीन। तो B जो है बच्चों दैट इज एनिलीन और A जो है दैट इज नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे A एंड B। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल बच्चों जब प्रोटॉन छोड़ देता है ना, अगर मैं अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन लिखूं तो अल्कोहल बनाएगा अल्कोक्साइड आयन एंड प्रोटॉन हाइड्रोनियम आयन। अब बच्चों ये अल्कोक्साइड आयन, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो अगर इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये स्टेबल भी नहीं है। अब अगर ये स्टेबल भी नहीं है तो क्या होगा, तो हम कहेंगे अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये वापस इस प्रोटॉन को पकड़ेगा और रिएक्शन जाएगी बैक साइड, तो हम कहेंगे ये प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी दिखाता ही नहीं। लेकिन अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो बच्चों फिनॉल क्या होगा, तो आप देखेंगे फिनॉल एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन लूज करके बनाता है फिनॉक्साइड आयन। इस तरह से लिख देती हूँ ताकि आपको लगे इसमें रेजोनेंस है, ठीक है। आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखेगा, है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आप समझते हो, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड क्या है ऑल्टरनेट, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। अब बच्चों फिनॉक्साइड आयन तो आप लिखेंगे इसमें रेजोनेंस है। अब फिनॉक्साइड आयन में अगर रेजोनेंस है इसका मतलब ये स्टेबल है, और स्टेबल है तो फिनॉल प्रोटॉन छोड़ेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना है आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन फिनॉल फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन which is stable due to resonance, so it has tendency to lose proton. But in case of alcohol it forms alkoxide ion which is not stable because it doesn't show resonance, so it shows affinity towards proton and the equilibrium moves in backward direction. So phenol is more acidic than alcohol. Now next question, in a first order reaction time taken for 20% decomposition is 40 minutes. तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20% कंप्लीट हो रहा है तो इनिशियल अमाउंट 100 मान लो, और 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना, तो भाई 20% तो खत्म हो गया तो 80 बच जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे लेट ए की वैल्यू मान ली मैंने 100, 20% कंप्लीट हो गई तो मुझे लिखना चाहिए a माइनस एक्स कितना 80, और a से 100 से 80 होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 40 मिनट,
ठीक है, हाफ लाइफ निकालना है, पहले के निकाल देते हैं। तो बच्चों फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आप पहले के का फॉर्मूला लगाएंगे। तो के होता है बच्चों 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लगाया तो नंबर गए बच्चों, फॉर्मूला आपको लगाना ही है, मस्ट है। नाउ k इक्वल्स टू, तो 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, तो हम कहेंगे 40 मिनट्स लॉग बेस 10 100 अपॉन 80। ठीक है, नाउ 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो k की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2.303 डिवाइडेड बाय 40 और लॉग a अपॉन b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। तो आपको यहाँ लिखना है log 5 माइनस log 4। ठीक है, अब बच्चों log 5 की वैल्यू, स्पेस कम है मैं डायरेक्ट यहीं लिख देती हूँ, तो log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 और log 4 की जो वैल्यू है दैट इज 0.6020। ठीक है, तो अब k तो तुम्हारे पास आ ही गया 2.303 डिवाइडेड बाय 40 और 0.6990 में से 0.6020 माइनस कर देना। इसको मैं बनाती हूँ इक्वेशन। नाउ आपको हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करना है, तो हाफ लाइफ पीरियड होता है बच्चों टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, नाउ टी हाफ इक्वल्स टू, अभी 0.693 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.303 मल्टीप्लाई विद 0.3010। चेक करके देख लो, 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो देखो k की वैल्यू आपके पास क्या है, तो k है 2.303 अगेन। चलो पूरा वैल्यू आपको निकालना ही नहीं था क्योंकि लास्ट में कैंसिल हो जाता है, डिवाइडेड बाय 40, तो 40 यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई विथ 2.30 के पास ये ना 0.6990 है ना, तो 0.6990 में से 0.6020 माइनस कर लो तो ये आएगा 0.097। ठीक है, सो इट विल बी 0.097। अब ये सॉल्व कर लो, तो अब तुम्हें सॉल्व करना है 0.3010 को मल्टीप्लाई कर लो 40 से और डिवाइड करो 0.097 से, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 124 मिनट्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। अब देखो यहाँ मिनट्स है ना, तो k की यूनिट मिनट इनवर्स रहेगी, t हाफ वापस हो जाएगा मिनट्स, तो आंसर हो जाएगा 124 मिनट्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। सो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों एल्डोल, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें आधा हिस्सा एल्डिहाइड है आधा हिस्सा अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल इसको मैंने एसिटल्डिहाइड से समझा देते हैं। चलो तो एग्जांपल ले लिया कंडेंसेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो कंडेंसेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब बच्चों पहला स्टेप, तो पहले स्टेप में क्या होगा, तो हम कहेंगे डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड प्रोटॉन रिलीज करेगा और कार्ब एनायन बनाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। तो देखो एसिटल्डिहाइड लिख दिया मैंने CH3CHO। ठीक है, अब बच्चों ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन बाय नेचर क्या होता है, एसिडिक। तो बच्चों डाइल्यूट बेस में राइट वाटर ले सकते हैं। अब बेसिक मीडियम में ये क्या करेगा, OH माइनस, ये प्रोटॉन OH माइनस इस प्रोटॉन को खींचेगा, तो बच्चों ये बन जाएगा कार्ब एनायन। तो हम कहेंगे ये बना दिया इसने CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, पहले स्टेप में वाटर एलिमिनेट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। नाउ स्टूडेंट्स दिस कार्ब एनायन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस।
ठीक है, अभी देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट जाए तो O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे कि ये कार्बन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव डबल हो गया और ये O माइनस और H। सो दिस इज इनोलेट आयन। तो हम कहेंगे भाई ये कार्बन आयन बना तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है ना, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ओके, नाउ दिस कार्बन आयन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, पे कार्बन पे माइनस है, तो कंडेंसेशन में हमेशा 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, है ना, तो कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड है, तो हम कहेंगे ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जाके दूसरे पे अटैक करेगा। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या होगा, तो हम कहेंगे स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि कार्बन आयन ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक, तो भाई दूसरे मॉलिक्यूल पे कार्बन आयन का या न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, तो अब मैंने लिख दिया एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। नाउ कार्बन आयन CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अभी क्या होगा, तो ये C डबल बॉन्ड O पे स्प्लिट होगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो बना दो फाइनल प्रोडक्ट CH3 CO माइनस, कार्बन आयन कार्बन पे ही अटैक करेगा तो H इसी के साथ कनेक्ट करके लिख देती हूँ CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना, इसका H इसी के साथ जोड़ के लिख दिया और ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। नाउ स्टूडेंट स्टेप 3, तो बच्चों स्टेप 3 में क्या होगा, तो हम कहेंगे वापस शुरू में आपने प्रोटॉन निकाला था अल्फा हाइड्रोजन, वो प्रोटॉन यहाँ वापस दे दो एल्डोल बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो जाएगा। प्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट हमारा है CH3 CO माइनस, नाउ CH2 CHO। ठीक है, जो प्रोटॉन निकाला था वो कहाँ चला गया था, वो वाटर के साथ OH माइनस के साथ मिलकर वाटर बना दिया था, तो बच्चों वाटर वापस प्रोटॉन दे देगा, OH माइनस बनाएगा, OH माइनस फिर से तैयार हो जाएगा अगले एल्डिहाइड पे अटैक करने के लिए। तो यहाँ से प्रोटॉन यहाँ दे दो, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं फाइनल आंसर CH3 CH, है ना, इसी को प्रोटॉन देना है तो इट विल बी OH। नाउ CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया बच्चों आपका एल्डोल। ठीक है, और वापस क्या बन जाएगा OH माइनस, OH माइनस रेडी है तो अटैक नेक्स्ट मॉलिक्यूल। सो दिस इज ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो बच्चों एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस करना है सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन का। तो बच्चों कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA। ठीक है, यहाँ आयनिक बॉन्ड होता है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाते, RCOONA। अब यहाँ आपको लेने हैं 2 मॉलिक्यूल्स, तो RCOONA। अब आपको करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो बच्चों करंट पास करोगे तो आयन सी बनेंगे, तो हम कहेंगे भाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOO माइनस। ठीक है, यहाँ मैं ऐसे लिख देती हूँ RCOO माइनस, और दूसरा भी ये है, आप आगे ट्वाइस लिख सकते हैं बट मेरे को एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है 2 मॉलिक्यूल, और आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Na प्लस। ठीक है, अब बच्चों ये माइनस है, एनायन है, तो ये मूव करेगा एट एनोड और वो केटायन है तो वो मूव करेगा एट कैथोड। बहुत बार ये भी आ जाता है कि भाई कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, एक्सप्लेन करो। अभी देखो एनोड पे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्लियर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो भाई ये जो RCOO माइनस है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इधर
और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कैथोड पे। अब ये माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन गया है जो एक्स्ट्रा था, जो Na से लाया था वही, तो अब बनेंगे बच्चों फ्री रेडिकल। तो एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आयंस और फ्री रेडिकल दोनों बनते हैं, तो आंसर हो जाता है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ ट्वाइस Na+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही क्या बनेगा, ट्वाइस Na। अब बच्चों सोडियम पीस बन गया, सोडियम पानी में जाते ही क्या हो जाएगा, NaOH बना लेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो ये Na जैसे ही बना ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, सो इट विल फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन। तो कैथोड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस पूछे तो NaOH और हाइड्रोजन। नाउ यहाँ होगा होमोलिटिक फ्यूजन, मतलब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, R के पास अपना इलेक्ट्रॉन, C के पास अपना। तो बच्चों होमोलिटिक फ्यूजन के दौरान ये C डॉट और O डॉट तो क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे CO2 प्लस क्या बनेगा, तो भाई R डॉट और R डॉट। तो R डॉट को मिलाओ आपस में, तो हम कहेंगे ये बना देगा Alk, R सिंगल बॉन्ड R and this is Alk. So this is the overall mechanism of Colbase electrolysis. Now next problem की ओर चलते हैं। So next है बच्चों, write the structural formula of oxalic acid. तो oxalic acid होता है 2 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इथेन डाइऑइक एसिड को हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। अब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लिखना है तो C डबल बॉन्ड O OH, now again C double bond O OH. This is oxalic acid. Now write structural formula of diethyl ketone. तो बच्चों कीटोन C double bond O और दोनों साइड डाइइथाइल, दोनों साइड इथाइल मतलब C2H5 और C2H5, तो दोनों इथाइल लगा दिए तो ये बन गया डाइइथाइल कीटोन और ऊपर वाला हो गया आपका ऑक्सैलिक एसिड। नाउ व्हाट इज एडिसॉर्प्शन। तो बच्चों एडिसॉर्प्शन क्या होता है, एडिसॉर्प्शन होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। किसको अट्रैक्ट करना, तो हम कहेंगे भाई कोई भी सॉल्यूट हो, डस्ट हो, इम्प्योरिटी हो, उसको अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करना और रिटेन करना, उसे हम क्या कहते हैं, एडिसॉर्प्शन। तो लिखना है एग्जाम में तो आप लिखेंगे भाई एडिसॉर्प्शन इज अ सरफेशियल फिनोमिनन, सरफेस पे होने वाली घटना है। एडिसॉर्प्शन इज अ सरफेशियल फिनोमिनन, ठीक है, ये भी की पॉइंट है बच्चों, इसको लिखना जरूरी रहता है, सरफेशियल फिनोमिनन। नाउ इट इज अ टेंडेंसी, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन। दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करना, अट्रैक्ट करना और अट्रैक्ट करने के बाद रिटेन, उनको पकड़ लेना, रिटेन टू क्या कह सकते हैं हम, गैसेस कह सकते हैं, है ना, इम्प्योरिटीज कह सकते हैं या अदर सब्सटेंसेस कह सकते हैं, किसी को भी अट्रैक्ट करना, ठीक है, सॉल्यूबल सॉल्यूट्स कह सकते हैं। तो गैसेस, इम्प्योरिटीज और सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। तो लिक्विड या सॉलिड की वो टेंडेंसी कि वो गैसेस को, इम्प्योरिटीज को, अदर सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिसॉर्प्शन। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन खुद चार्ज्ड होता है, अगर आपने करंट पास किया तो वो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इस घटना को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सुनना वो यही चाहता है कि आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखना चाहिए, तो आपको आंसर लिखना है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन देन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना होती है, मींस कोलोइडल पार्टिकल्स, है ना, या सॉल पार्टिकल्स लिख दो, ज्यादा बेटर है। कोलोइडल पार्टिकल्स और सॉल पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स oppositely charged electrode,
oppositely charged electrode. ठीक है, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट है बच्चों, वाई एलम इज एडेड टू प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट है कोएगुलेशन. आपको लिखना है कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर मतलब इम्प्योर वाटर है. तो इम्प्योर वाटर में क्या है, तो बच्चों इम्प्योर वाटर कंटेन्स डस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, बैक्टीरिया और अदर इम्प्योरिटीज. ठीक है, अदर इम्प्योरिटीज एटसेट्रा विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड. अब इम्प्योर वाटर के जो पार्टिकल्स है बच्चों उनका चार्ज है माइनस, तो भाई वो है नेगेटिवली चार्ज्ड. अब एलम, तो एलम का फॉर्मूला है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट .24H2. अब होगा क्या, तो जब इन पे एलम मिक्स करेंगे, व्हेन एलम इज एडेड देन डस्ट पार्टिकल जो कि माइनस है ना, डस्ट पार्टिकल क्या करेगा, तो बच्चों डस्ट पार्टिकल माइनस है, एलम से Al+3 को अपनी सरफेस पे क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा. तो डस्ट पार्टिकल यानी कि नेगेटिव and dissolves Al+3 ion, and dissolves Al+3 ion at its surface. ठीक है, and coagulated. ठीक है भाई, सारे डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, नेगेटिव, Al+ को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और कोएग्यूलेट हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है ना, तो पानी में फिटकरी मिलाते ही क्या हो जाता है, सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना, तो हम कहेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. नाउ व्हाई स्काई इज ब्लू. तो बच्चों स्काई में क्या है, तो हम कहेंगे डस्ट पार्टिकल इन एयर, यानी स्काई जो है वो कोलोइडल सोल्यूशन है. तो तुम्हें क्या लिखना है, स्काई में क्या है, तो हम कहेंगे भाई डस्ट इन एयर, यानी एक तरह से ये कोलोइडल सोल्यूशन है. तो बच्चों ये क्या करेंगे, तो ये ब्लू कलर की लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे. तो आपको आंसर लिखना है द न्यूमरस पार्टिकल्स ऑफ डस्ट. न्यूमरस पार्टिकल्स ऑफ डस्ट किस में है, तो हम कहेंगे वो है एयर में, है ना, और मॉइस्चर भी है. तो डस्ट एंड वाटर प्रेजेंट, मॉइस्चर भी कह सकते हो, डस्ट एंड वाटर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर. कैसे बिहेव करते हैं, तो बिहेव लाइक कोलोइडल सोल्यूशन. ठीक है, स्कैटर किसको करते हैं, तो स्कैटर द लाइट. ठीक है, अब बच्चों स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर वो मैक्सिमम होता है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट है ना वो मैक्सिमम है, क्योंकि उसका लैम्डा क्या है, मिनिमम. तो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मैक्सिमम. क्लियर. सो स्काई अपीयर्स ब्लू. ठीक है, इस घटना को बच्चों, इस घटना को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं. तो आप ये भी लिख सकते हो, इट इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट को भी आपको इसके साथ कनेक्ट करना जरूरी रहेगा. क्लियर. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड. तो बच्चों नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, नाइट्रिक एसिड. नाउ HNO3 में हाइड्रोजन का चार्ज 1, नाइट्रोजन X, ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई कर लो 3 से. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रिक एसिड में है +5. नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HClO3. इस साल डिलीटेड है तो मैं बता देती हूँ. अभी क्लोरिक एसिड, तो बच्चों क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो जैसे फॉस्फोरस के जो एसिड है ना, P डबल बॉन्ड O कंपल्सरी है, इसमें भी Cl डबल बॉन्ड O तो होगा. पहले इसमें आप क्या करो, एक OH ग्रुप लगा लो. तो Cl के साथ मैंने OH लगा दिया. नाउ ऑक्सीजन एटम है आपके पास 3,
एक यहाँ यूज हो गया, तो ये अभी Cl हैलोजन है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। देखो 2 4 5 बॉन्ड बना लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 बॉन्ड बन गए, तो एक लोन पेयर होना जरूरी है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड HClO3. Now give the chemical reaction when concentrated H2SO4 reacts with sulfur, reacts with carbon. अब बच्चों H2SO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये क्या करेगा, H2SO4 खुद वाटर बना देगा, पीछे क्या बचेगा SO3, उसको SO2 और नीसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अब बच्चों जब मैं इसकी रिएक्शन कार्बन से कराऊं, कार्बन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा CO2। तो देखो C है, CO2, मुझे ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो एक H2SO4 से एक ऑक्सीजन मिल गया था, तो मैं ट्वाइस कर लेती हूँ, है ना। एक सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन मिल गया था, तो C को ये ऑक्सीडाइज कर देगा CO2। फिर इसने क्या बनाया था, वाटर और SO2, तो यहाँ पे 2 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 2 वाटर और 2 SO2, तो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर लेता है H2SO4 में। तो बच्चों सल्फर को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर लेगा SO2, C को CO2, तो कार्बन C को CO2, तो सल्फर को SO2 में। नाउ H2SO4, तो देखो एक H2SO4 से एक नेसेंट ऑक्सीजन मिला, है ना। हमें कितना चाहिए, SO2 बनाना है, तो यहाँ पे भी ट्वाइस कर दूं, तो आंसर जो हो जाएगा SO2। एक SO2 ये खुद भी दे रहा है, तो टोटल 3 हो जाएंगे, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो बच्चों कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है, सल्फर को SO2 में ऑक्सीडाइज करता है। नाउ नेक्स्ट, राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। तो बच्चों फिंकेल्स्टीन होती है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब हेलो एल्केन की रिएक्शन आप करा दो NaI, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन, तो आपका आंसर हो जाएगा Ri और NaX। ठीक है, X की जगह जो है आपको लेना है क्लोरीन या ब्रोमीन। तो हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद NaI, तो हेलो एल्केन की जगह Ri है, वो भी हेलो एल्केन लेकिन आयोडो एल्केन बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। नाउ राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ वुड्स-फिटिग। तो बच्चों वुड्स में तो दोनों हेलो एल्केन होते हैं, वुड्स-फिटिग में एक हेलो एल्केन है, वापस वही लिखना है सोडियम ड्राई ईथर, और एक है बच्चों हेलो बेंजीन। ठीक है ना, आधी वुड्स आधी फिटिग, फिटिग में दोनों हेलो एरीन होते हैं, वुड्स में दोनों हेलो एल्केन होते हैं, दोनों ले लिए तो फिर ये होगी वुड्स फिटिग इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ से NaX बाहर निकाल दो, तो आपका आंसर हो गया एल्काइल बेंजीन। ठीक है, अगर मिथाइल लोगे तो मिथाइल बेंजीन, टोलुइन हो जाएगा। सो दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now next question numerical है बच्चों, copper sulfate solution is electrolyzed by passing 1.5 एम्पियर करंट। तो करंट है 1.5 एम्पियर और टाइम है 20 मिनट्स, सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 20 मिनट्स यानी कि 20 into 60, 1200 seconds. What will be the mass of deposited copper? अब बच्चों ये फेराडे लॉ पे बेस्ड है, फेराडे लॉ 2021 के सिलेबस में डिलीटेड है, बट क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कॉपर सल्फेट, तो बच्चों कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 स्टेट में है, तो हम कहेंगे कॉपर डिपॉजिट कैसे होगा, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर। अब आप देखो यहाँ चार्ज है 2 मोल और कॉपर कितना बना है 1 मोल। ठीक है, अब बच्चों 2 मोल, आपको ध्यान रखना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फेराडे यानी कि 96500 कूलम्स। ठीक है, तो बच्चों इतना चार्ज है, तो आपके पास तो 2 मोल है, तो हम कहेंगे 2 into 96500 कूलम्स का चार्ज है। ठीक है, तो कॉपर कितना इकट्ठा हो रहा है 1 मोल, तो 1 मोल मतलब एटॉमिक मास कॉपर का
63.5 ग्राम्स। अब ये तो 2 मोल से है, आपके पास कितना है? तो बच्चों हमारे पास I है, T है, तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल्स टू IT। चार्ज हमारे पास कितना है? तो हमने 1.5 एम्पियर की करंट को 20 मिनट्स तक पास किया था, तो करंट हो गया 1.5, 20 मिनट यानी 20 इंटू 60। तो Q कितना आएगा? तो उसको सॉल्व कर लो। तो 1.5 मल्टीप्लाई विथ 20 मल्टीप्लाई विथ 60, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 1800 कूलम्स आ जाएगा। चेक कर लो। 15 2 30 एंड 36 180 एंड 0, तो बच्चों ये आ जाएगा 1800 कूलम्स। ओके, अब देखो 2 इंटू 9650 कूलम्स करंट पास करते हो तो कॉपर डिपॉजिट होता है 63.5। आपके पास कितना चार्ज है? तो हमारे पास है 1800 कूलम्स और आपको यहाँ अमाउंट निकालना है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल दोगे और एग्जाम में लैंग्वेज में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे कि 2 इंटू 9650 कूलम चार्ज। सो बच्चों 2 इंटू 9650 कूलम चार्ज है, तो कितना कॉपर बनेगा? तो हम कहेंगे 63.5, तो गिव्स 63.5 ग्राम्स कॉपर। ठीक है, तो 1 कूलम से कितना आएगा? 1 कूलम गिव्स, तो हम कहेंगे 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500। नाउ आपके पास कितना कूलम चार्ज है? 1800 कूलम्स, तो 1800 कूलम्स चार्ज गिव्स कॉपर, तो ये हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 96500 मल्टीप्लाई विद 1800। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? 63.5 मल्टीप्लाई विद 18, 63.5 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो। डिवाइड किससे करना है? तो डिवाइड करना है 965, अगेन डिवाइडेड बाय, तो अगेन डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 0.59 ग्राम्स। तो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 0.59 ग्राम्स, यानी इतना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। तो बच्चों आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे साथ साथ में। ठीक है बच्चों, तो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आपको एक ही काम करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।